हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो में मैं आपसे 2019 में आए हुए 6 के 6 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों। वैसे क्वेश्चन जो है वो मेरे पास में और भी ईयर्स के हैं, कम से कम मेरे पास में 7-8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, लेकिन मैं आपसे कम से कम जो है 5-6 सालों के जो डिस्कस करूँगा क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि जो है वो आपका सिलेबस चेंज हुआ था। ज़्यादा पुराने डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि जो है वो आपके सिलेबस में नहीं थे। ठीक है ना बच्चों। तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को कि बच्चों ये जो आपके क्वेश्चन पेपर्स मैं 2020 का इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 2020 में कोविड-19 की वजह से आपके क्वेश्चन पेपर्स नहीं हुए थे। सेकेंड ईयर वालों का, बीकॉम सेकेंड ईयर वालों का मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि उनके क्वेश्चन पेपर्स हो गए थे। फर्स्ट ईयर में केवल बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर ही हुआ था। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं रोज़ 4-5 वीडियो जो है मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मेरी कोशिश ये है कि मेरी तरफ से कोई भी कमी ना रह जाए। जितना मैं मैटर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ उतना मैं आपको मैटर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। अब 3 मई के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे तो हमारे पास 22-23 दिन का टाइम है, तो मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि आपको वो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल करवाऊँ प्रीवियस ईयर के। ठीक है। और बच्चों एक बात और बताना चाहूँगा कि जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं और जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि वो न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको एक पेपर पे सॉल्व करके जरूर बता दूं, और मैं आपको पहले सॉल्व कर लूँगा और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, या पॉसिबिलिटी हुई तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूँगा घर पर बोर्ड पर, ताकि जो है या कॉलेज में भी बना दूँगा, जिससे कि जो है आपको न्यूमेरिकल जो है वो समझ में आ जाए कि आप न्यूमेरिकल जो हैं वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो फर्स्ट पेपर है अपना बिजनेस कम्युनिकेशन। तो मैं आपको बता दूंगी सारे के सारे जो आपके पेपर हैं 6 के 6 सब्जेक्ट जो मेन पेपर है कॉमर्स के, तो उसमें आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये 10 के 10 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, तो इस तरीके से 40 नंबर के आपके पेपर होते हैं। ठीक है बच्चों। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 8 आएंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। वो आपका क्वेश्चन 15 नंबर का एक होगा। तो इस तरीके से 15 4 जा 60 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 8 में से 4 आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन 10 में से 10 ही करने हैं। तो सारे 6 के 6 पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए, जो क्वेश्चंस बहुत कम पूछा गया होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है ना। और जिस क्वेश्चन पे कुछ नहीं बोलूँगा तो समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। हाउ? व्हाट इज कम्युनिकेशन मॉडल? व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस? व्हाट इज प्रेजेंटेशन? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस लैंग्वेज? ये बहुत कम पूछा गया है। व्हाट इज मेमोरेंडम? Explain video conferencing. Explain any 2 kinds of interview in brief. And what is meant by effective listening. ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन स्पेस लैंग्वेज वो कम पूछा गया है। ठीक है। अब अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उससे भी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। ठीक है। जो क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है तो वो मैं आपको बता दूंगा। कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस मैनेजर। एक्सप्लेन। इसमें बच्चों आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन लिखना है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट या मैनेजर एक ही बात होती है। हु इज एन ऑडियंस? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडियंस? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑडियंस एनालिसिस।
नेक्स्ट है फोर्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द मेन चैनल्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बच्चों लेटर का जरूर ध्यान रखना कि लेटर जो है आपको एक क्वेश्चन तो थ्योरी का लेटर का आएगा और दूसरा आपको लेटर का जो किस तरीके से लेटर लिखते हैं तो वो भी आपको लेटर लिखने के लिए जरूर आता है, तो आप लेटर की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है लेटर का कि हाउ डज बिजनेस राइटिंग डिफर फ्रॉम अदर राइटिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स, हाउ कैन दिस स्किल्स बी इम्प्रूव। ये क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है, ठीक है। 7, व्हाट इज द नीड ऑफ अ बिजनेस लेटर, व्हाट आर देयर काइंड्स, एक्सप्लेन द फीचर्स और क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर बीइंग यूज्ड इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, डिस्कस देयर एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल पूछा जाता है, आपके लास्ट के चैप्टर है, लास्ट की यूनिट है, ठीक है ना, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, एलईडी है, टेलीविज़न है, तो ये आपके मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। और एक है देखिए इसमें जैसे लेटर दे रखा है आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूनिंग लेटर, व्हाट पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग अ ड्यूनिंग लेटर, गिव अ स्पेसिमेन ऑफ ड्यूनिंग लेटर। बच्चों ये एक ड्यूनिंग लेटर कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, एक तो कंप्लेंट लेटर भी पूछा गया है, ड्यूनिंग लेटर भी पूछा गया है, तो आप इनका परफॉर्मा या स्पेसिमेन जो होता है, फॉर्मेट होता है, एक ही बात होती है, तो वो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। मैं एक दो आपको समझा दूंगा अपनी अगली वीडियो में, ठीक है ना, जैसे ही मेरे को मौका लगता है। तो ये आपका कम्युनिकेशन का पेपर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक। चलिए तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, मेंशन दी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एज यूज्ड इन प्लूरल सेंस, ठीक है। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है इसकी स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब बच्चों मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपसे सिंपल ये पूछा है कि कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे डायरेक्ट मेथड से कर दीजिए या आप इनडायरेक्ट मेथड से कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कहता है कि कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय डायरेक्ट मेथड, तो आप डायरेक्ट मेथड से ही करिएगा। और पूछता है कि बाय इनडायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, एक ही बात होती है, इनडायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है ना, तो आप उसी मेथड से करिएगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ये आपका क्वेश्चन है। इन अ मोडस्टेडली एसिम्प्टिकल सीरीज मोड इज 16 एंड मीडियन इज 18.8, फाइंड आउट द मीन वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जन, लिस्ट द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। ध्यान रखना कम से कम 40 मार्क्स की आपको थ्योरी आएगी ही आएगी, तो इसलिए थ्योरी जरूर आपको याद करनी है, ऐसा ना हो कि आप न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड रहें। 40% थ्योरी जरूर आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए एक आपको न्यूमेरिकल दे रहा है कि इन अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स 5 वर फेल्ड इन अ टेस्ट, द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट हु पास पर आपको मार्क्स दे रहा है, ठीक है। व्हाट वाज द मीडियन ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ ऑल द 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। मीडियन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। बच्चों कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवा दूँ, ठीक है ना, जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर सॉल्व करवाऊँगा। नेक्स्ट है डिफरेंस पूछ रहा है आपसे फिक्स बेस मेथड और चैन बेस मेथड में, इंडेक्स नंबर का ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड पॉइंट आउट दियर रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, फार्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेसिस, ठीक है, तो आप इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है दी मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ 5 men आर एज फॉलोज, तो आपको वैल्यू दे रहा है सिंपली अरिथमेटिक मीन, पांचों वैल्यू को ऐड कर दीजिएगा
ठीक है, 5 वैल्यू से 5 से डिवाइड कर दीजिए, मीन का आपका आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपके इसमें लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा लॉन्ग क्वेश्चंस को। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स लोकेट द मीडियन। सिर्फ आपसे मीडियन पूछ रहा है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन होता है। ध्यान रखिएगा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में 1 नहीं आता है, साइज ऑफ n/2th आइटम आता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सेकंड पूछ रहा है, मतलब थर्ड पूछ रहा है, थ्योरी दे रहा है कि डिफाइन मीन, मीडियन एंड मोड एंड ऑल्सो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डिविएशन आना ही आना है एग्जाम में। इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड से उसने आपसे पूछ लिया है, तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट मेथड से ही करिएगा। अगर इनडायरेक्ट से करेंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट मेथड ना मेंशन करता तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चंस को कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको दे रहा है इन एन एग्जामिनेशन 2 candidates obtain equal marks and hence were ranked equally using the following data determine whether their ranking was just or one is superior to be other in the result। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें आपको देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेकिंग यूज ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विदाउट टेकिंग डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल और एज्यूम्ड मीन। ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन आप कर सकते हो, विदाउट टेकिंग डिविएशन, यानी कि आपको डिविएशन इसमें नहीं लेना है फ्रॉम एक्चुअल मीन और एज्यूम्ड मीन। बात समझ में आई? आप दो तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सबका टोटल कर लिया, जैसे एक्स वेरिएबल का टोटल कर लिया, टोटल करने के बाद मान लीजिए ये 8 वैल्यू हो गई है ना, 8 से आपने डिवाइड कर लिया तो मीन की वैल्यू ले ली, तब आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे y का टोटल कर लिया, 8 की वैल्यू है, 8 की वैल्यू से डिवाइड कर लिया, तब मीन का टोटल कर लिया, तो वो तो आपका हो गया एक्चुअल मीन। बात समझ में आई? एज्यूम मीन क्या होता है कि आप क्वेश्चन के बीच में से आप वैल्यू कोई सी भी वैल्यू ले लीजिएगा, वो होता है आपका एज्यूम मीन। मान लीजिए आपको 10 अच्छी लग रही है तो आपने 10 ले लिया, आपको 9 अच्छी लग रही है तो 9 ले ली। बट यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई सी भी वैल्यू मत लीजिएगा। मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, मैं जब बच्चों को न्यूमेरिकल समझाता हूँ तो मैं बच्चों को इस तरीके से न्यूमेरिकल समझाता हूँ कि कभी भी कोई सी भी वैल्यू लेनी हो, जहाँ पर भी एज्यूम्ड लेना हो आपको, ठीक है, तो आप उस वेरिएबल में, जैसे x की वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो b नंबर पर जो 6 की वैल्यू है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, आप सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लीजिएगा। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए कि अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेंगे तो आपके माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। जब आप डिविएशन फ्रॉम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, dx की वैल्यू, तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी माइनस में। इसी तरीके से देखिए 4 की वैल्यू y सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट है, तो आप 4 की वैल्यू में से अगर आप माइनस करेंगे, देख लीजिए सारी वैल्यू 4 से ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है, तो इस तरीके से उसमें माइनस की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल करते समय हमें थोड़ी सी आसानी होती है। बात क्लियर हो गई? समझाऊंगा मैं आपको कोरिलेशन का क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, पेज बाद में मैंने किया इधर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन। थ्योरी क्वेश्चन हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 2000 एज द बेस ईयर कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर 2000, 9, 15 एंड 17 बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका। तो आपको 2000 को बेस ईयर मानना है, ठीक है, और बाकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड बहुत इजी होता है। ठीक है, आपने अपने टीचर से सीखे होंगे। चलिए, व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग इट एंड पॉइंट आउट द यूजफुल ऑफ ईच मेथड। ठीक है, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पेपर्स हो गया
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या क्या आते हैं। डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेकंड है व्हाट इज सीसीए मेथड डिस्क्राइब इन ब्रीफ, जो आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का है आपका चैप्टर, ये उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ बैलेंस शीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। व्हाट इज इंटर ब्रांच ट्रांसैक्शन, ब्रांच अकाउंट के चैप्टर में से, ठीक है। इन द 3 डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम एंड द रेशियो ऑफ सेल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स 5:3:2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू सेल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट, ठीक है बच्चों, ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका रॉयल्टी, ठीक है, ये रॉयल्टी में से आपका न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज थ्योरी क्वेश्चन, रॉयल्टी रिजर्व, व्हाट इज मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट या डेड रेंट एक ही बात होती है, ठीक है। राइट नोट ऑन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल गुड्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम न्यूमेरिकल की। तो ये देखिए आपको न्यूमेरिकल जो दे रखा है ये इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का न्यूमेरिकल दे रखा है, आना ही आना है, बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका न्यूमेरिकल आप मेरी एडवाइस मानिएगा तो सबसे आखिरी में करिएगा। अगर आप श्योर हैं न्यूमेरिकल के बारे में, सबसे पहले आप परफॉर्मा बना लीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का और डेफिशिएंसी अकाउंट्स का, तो साथ के साथ करते चलिएगा, ठीक है। जो आइटम बिल्कुल सीरीज वाइज लीजिएगा, पहले परफॉर्मा बना लीजिएगा, लिस्ट ए से लेकर के अपने एच तक के, डेफिशिएंसी का भी फॉर्मेट बना लीजिएगा। उसके बाद जो अमाउंट जहाँ जाते हैं वो साथ के साथ लिखते जाइएगा, क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। यानी जो डेफिशिएंसी अकाउंट में भी जाते हैं लिस्ट एच में, वो भी वहाँ साथ के साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। इसको सबसे एंड में कीजिएगा न्यूमेरिकल को, अगर आपको बिल्कुल श्योर हो कि आपको आता ही आता है तो, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में टाइम बहुत लगता है, सबसे पहले मत कीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फायर इंश्योरेंस क्लेम, तो जो इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर है उसमें से न्यूमेरिकल आता है। हाउ वुड यू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट क्लेम टू सबमिटेड फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, फिर से देखिए आपको ये हायर परचेज का न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना अगर हायर परचेज का न्यूमेरिकल पूछेगा तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट की थ्योरी पूछेगा, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो हायर परचेज का आपसे थ्योरी पूछेगा। तो इसलिए इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 38 मार्क्स के ये आपके न्यूमेरिकल हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक न्यूमेरिकल आपका ये हो गया है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्कस इट नीड्स एंड यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपको रॉयल्टी का दे रखा है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आता है रॉयल्टी का, तो बहुत अच्छे से आप रॉयल्टी की तैयारी कर लीजिएगा। इसमें स्ट्राइक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल, और ऑथर की रॉयल्टी, ठीक है। 2 तरीके के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो स्ट्राइक का क्वेश्चन, जैसे देखिए इसमें 2017 में 30,000 दे रखा है स्ट्राइक का, और दूसरा आप तैयार करके जाइएगा जो ऑथर की बुक्स की रॉयल्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन दी वेरियस टेक्निक्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ठीक है बच्चों। ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इन्फ्लेशन का तो एक इसने यहाँ पर आपको दे दिया है 15 नंबर का, और एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 2 की व्हाट इज सीसीए मेथड, तो वो भी आपका यानी 19 नंबर का इसने आपको दे दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपको फिर से दे रखा है इसने, ए फायर अकर्ड इन अ प्रीमिसेस, तो ये भी आपका इंश्योरेंस क्लेम का न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत इजी होता है इंश्योरेंस क्लेम के, तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अच्छा देखिए इसमें पिछली बार ऐसा हुआ था 2019 में कि हायर परचेज का ही न्यूमेरिकल दे दिया था और हायर परचेज की थ्योरी दे दी थी। तो जिन बच्चों ने हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम चैप्टर रेडी किया था तो बच्चे बहुत खुश हुए थे कि हायर परचेज का न्यूमेरिकल आ गया और हायर परचेज की ही थ्योरी हो गई, वरना जनरली होता नहीं है ऐसा, ठीक है। चलिए तो देखिए न्यूमेरिकल की बात करें तो एक न्यूमेरिकल रॉयल्टी का आया, एक इंश्योरेंस का आया, एक हायर परचेज का आया और एक इंसॉल्वेंसी का आया, यानी कि 4 न्यूमेरिकल आपको इसमें आए हैं, ठीक है।
चलिए, अगर हम बात करते हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, तो टू दी पॉइंट आपको इसमें आंसर लिखने हैं, फालतू की आपको इसमें कुछ भी बकवास नहीं लिखनी है। लिमिटेड आपको जो पूछा गया है वही आपको इसमें बताना है, ठीक है। सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से याद करके जाएंगे, कोशिश करना सब सेक्शन में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन कंसिडरेशन, when the communication of acceptance is complete, discuss the effect of mistake on contract, what is quasi contract, बहुत इंपॉर्टेंट है, what is a hire purchase agreement, what do you mean by auction sale, इसको जरूर याद करके जाइएगा। define the term consumer and consumer protection act 1986, ठीक है। can a minor be appointed as agent and give the salient features of limited liability partnership। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि ये चैप्टर आपका 19 नंबर का है। जी हाँ, 19 नंबर का। एक क्वेश्चन तो शॉर्ट इन्होंने आपसे पूछना ही पूछना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछना ही पूछना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 3 ही बनते हैं, इसके तीनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आपके 19 नंबर आ जाएंगे, बाकी तो आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्सेंस एंड आइडियम, कॉन्सेंसस एंड आइडम, ठीक है ना, एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशंस, ठीक। ये क्वेश्चन कम बार पूछा जाता है। एनुमरेट द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, माइनर बाइंड्स अदर बट इज नॉट बाउंड बाय अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर विच सर्कमस्टेंसेज श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, स्टेट्स वेरियस कंडीशन एंड वारंटीज इम्प्लाइड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। देखो आ गया, मैं आपसे बता रहा था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको जरूर याद करना है कि डिस्कस द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज एज बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन देम, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपका 19 नंबर का चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा आपके फिर 2 क्वेश्चन हो गए कि अवरोध द्वारा एजेंसियों ग्रहणाधिकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीन, ठीक है बच्चों। चलिए, लास्ट पेपर है आपका, सेकंड लास्ट है आपका पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है। बच्चे बहुत फेल होते हैं इसमें, थ्योरी में ध्यान रखना, डायग्राम जरूर बनाइएगा और पेन से बनाइएगा, पेंसिल से मत बनाइएगा और जेल पेन से मत बनाइएगा। आपका जो बॉल पेन है आप उससे ही बनाएंगे डायग्राम, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे स्केल से। और बटरफ्लो का पेन ले जाइएगा, उससे बनाइएगा, डोंट यूज जेल पेन, ओके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, सेकेंड व्हाट इज किंक्ड डिमांड कर्व, थर्ड explain opportunity cost and differentiate marginal cost and variable cost, what are the internal and external economics of scale, describe in brief the main features of indifference curve, why does a demand curve slopes down, rent is not a payment for land but for the land elements in a factor, discuss, ठीक है। चलिए, एक न्यूमेरिकल आपको दे रखा है प्राइस इलेक्ट्रिसिटी का, टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखिएगा, इसमें 15-20 नंबर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आपको दे रहा है इसमें कि द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ कंस्टेंट रिटर्न आर द टेम्परेरी सिचुएशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस हाउ कैन द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू बी चेक, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जरूर करके जाना बच्चों। 3 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना और एक शॉर्ट में आना ही आना। 19 नंबर का ये आपका एक चैप्टर है। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर से कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें इंपॉर्टेंट,
तीनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, 19 नंबर आपके पक्के हैं, यानी एक चैप्टर याद कर लोगे 19 नंबर पक्के। ठीक है। नेक्स्ट है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक डिफरेंस आना ही आना है। ठीक है। हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन है परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ओलिगोपोली और मोनोपोली, ये चारों आप याद करके जाइएगा। ठीक है। डायग्राम जरूर बनाने हैं वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे, तो इन चारों में से एक आना ही आना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक ये न्यूमेरिकल इन्होंने दे रखा है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग, डू यू एग्री। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन, स्टेट द फैक्टर्स विच अफेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका 8 की एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में से है। ठीक है। और यही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा। एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइंट आउट इट्स मेन डिफेक्ट्स। और लास्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर सरप्लस, एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन इट्स मेजरमेंट। ठीक है बच्चों। चलिए, लास्ट क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं आपके, तो हर साल क्वेश्चंस इसमें चेंज होते रहते हैं, तो इसमें ये बड़ा बताना मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, सेकेंड व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट, थर्ड लाइट on and four main causes of slow growth of national growth, fourth explain in brief the benefits of multinational corporations जिसे हम शॉर्ट में MNCs कहते हैं, write main causes of unemployment in India, next है what do you mean by balance of trade, what do you mean by globalization, what do you understand by inflation, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नीति आयोग। बेटा इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है ना, नीति आयोग को। स्टेट द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है बच्चों, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। देखिए वीडियो क्योंकि आधे घंटे की लगभग होने जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को स्पीड में बोलना पड़ रहा है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स इन इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है। सेकेंड है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेविंग्स, राइट ट्रेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, गिव द रीजंस फॉर लो कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया एंड गिव सजेशन फॉर एक्लियरेटेड। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफिशिट्स, व्हाई द डिफिशिट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, इवेल्युएट द मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बच्चों इन्फ्लेशन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल इट। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन। देखो बेटा प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आना ही आना इनमें से। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इफेक्ट प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन दी मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेना, हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, हाउ कैन वी ब्रेक दी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय नीति आयोग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है ना बच्चों, तो मैंने बहुत स्पीड में बोला है, तभी वीडियो जो है वो लगभग आधे घंटे की हो चुकी है। ठीक है ना, तो मेरे पे बहुत सारे ईयर्स से क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो मैं आपसे जो है बच्चों डिस्कस करता रहूँगा इसी तरीके से। और बट वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वीडियो को आप लोग बच्चों जरूर सर्कुलेट कर दीजिए, ताकि वो बच्चे टाइम से जो है मेरी वीडियो को देखकर बेनिफिट ले सकें। ठीक है ना बच्चों।
मेरा चैनल नेम आप जानती हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओक है। थैंक यू बच्चों।